नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं जेट स्ट्रीम क्या है। हम बात कर रहे थे मानसून की और अब आगे बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम यानी विक्षोभ विचारधारा इसको कहा जाता है। जेट स्ट्रीम क्या है? एक नवीन विचारधारा है। इसमें मानसून उत्पत्ति की प्रमुख बातों की बात करें तो पूर्वी हवाओं का बनना, ऊपरी हवा संचार का योग विशेष रूप से जेट स्ट्रीम है। मध्य अक्षांश और उष्णकटिबंधीय संचार के बीच होने वाली गतिक अंतक्रिया का योगदान, दक्षिण प्रशांत महासागर में चलने वाली समुद्री धाराएं एल नीनो, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसके संदर्भ में जानेंगे। अर्थ, इसके संदर्भ में जेट स्ट्रीम के संबंध में देखें। अर्थ में वायुमंडल में हवाओं के संचरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में जेट स्ट्रीम की खोज का विशेष योगदान है। इन हवाओं की खोज ने मौसम युग में नए युग का एक सूत्रपात किया। नवीन विचारधारा है ये परिध्रुवीय वायु धाराएं हैं जो दोनों गोलार्धों के चतुर्दिक उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में, दोनों गोलार्धों में चलती है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में यानी कि 20 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती है, और ग्रीष्म काल में आपके 35 डिग्री उत्तरी से 45 डिग्री उत्तरी, ठीक है, और दक्षिण अक्षांश से ध्रुवों के निकट तक वर्ष पर्यंत धरातल से आपके 6,000 से 12,000 मीटर के मध्य सतत रूप से चलती हैं। इनकी खोज की बात करें, इनके संदर्भ में जेट स्ट्रीम विचारधारा कैसा है, इसकी खोज कैसे हुई। इन सरिताओं का पता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षा, यानी जो बम की वर्षा करने वाले, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब विमान चालक जो है, चालकों को लगा। ये विमान चालक जब अमेरिकी विमान B-29 जो था अमेरिका से जापान की ओर ऊंचाई पर उड़ान भरते थे तो उन्हें प्रचंड वेग वाली धाराओं का सामना करना पड़ता था। इससे उनके विमानों की गति धीमी पड़ जाती थी। लेकिन जब ये विमान वापस लौटते थे तब उनकी प्रारंभिक गति में वृद्धि हो जाती। आप भी कई बार अपन जब स्पेशली ज़्यादा नहीं, इस पर साइकिल जब हम चलाते थे तो आपने देखा होगा, जब हम इधर जा रहे हैं और सामने अगर प्रचंड वेग से हवा आ रही है तो आपकी साइकिल की गति धीमी हो जाती थी। आप कितने ही पेडल मार लो, गति वहीं रहती थी। और कई बार होता ये था, और जब हम ये हवा इस तरफ चलती है ना, हम भी इसके समानांतर चलते थे तो आपको बिना पेडल ही आप चल लेते थे, पीछे से धक्का लगता था। यही है जेट स्ट्रीम की अवधारणा, ऐसे ही, ठीक है ना। तब वैज्ञानिकों ने वायुमंडल की इन ऊपरी परतों का अध्ययन किया और इस खोज का परिणाम यही है कि वेगपाती वायु धाराएँ थी, है ये, ठीक है ना। वेगपाती वेग धाराएँ थी, ये धातु वायु धाराएँ थी जिन्हें जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह कहा गया। और जेट स्ट्रीम जेट वायुयान की गति की, देखो जेट किसे, जेट वायुयान को कहा गया। जेट वायुयान की गति की विशेषता के कारण इसको जेट नाम दिया गया। ये वायु सरिता समुद्री धारा की भांति ही वायुमंडल में चलती हैं और निश्चित दिशा व चौड़ाई होती है। ये किनारों पर मंद व मध्य में तीव्र रहती है, ठीक है ना। मध्य में तीव्र, देखो किनारों पर ये इसका मंद रहता है, वेग जो होता है किनारों पर मंद रहता है, लेकिन मध्य में ये बहुत तीव्र रहती है। ऊपरी भिन्नताप मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में विसर्पण करने वाली संकीर्ण और प्रबल गति वाली वायुधारा को ही क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। तीव्रता की बात करें, तीव्रता जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली एक विशाल पवन धारा। ये ऊपरी वायुमंडल में वायु को एक संकरी पेटी है। ऊपरी वायुमंडल की एक वायु की संकरी पेटी है जिसमें तीव्रता का अनुसार हो, जिसमें इसकी गति 320 से 480 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। अब जेट स्ट्रीम की कुछ विशेषताओं की बात कर लें। क्षोभ मंडल में 6,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलेगी और शीत ऋतु में भूमध्य रेखा के समीप, देखो शीत ऋतु में भूमध्य रेखा के समीप और ग्रीष्म ऋतु में ध्रुव की तरफ ये खिसक जाती है। शीत ऋतु में भूमध्य रेखा की तरफ मिलेगी और ग्रीष्म ऋतु में ध्रुव की तरफ खिसक जाती है। शीत ऋतु में भूमध्य रेखा के निकट 20 डिग्री अक्षांश के निकट ये प्रवाहित होती है। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में पश्चिम हवाओं की पेटी में प्रवाहित होती है। दिशा कैसी रहती है, पश्चिम से पूर्व तक। जेट स्ट्रीम का वायु वेग ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक शीत ऋतु में इनका वेग औसत वेग से लगभग 2 गुना हो जाता है। ग्रीष्म से ज़्यादा शीत ऋतु में इनका वेग ज़्यादा रहता है। इन पवन धाराओं का वेग इनकी दिशा की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशील होता है। न्यूनतम वेग 108 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम वेग 480 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। वायु धाराओं का वेग इनकी अनुप्रस्थ दिशा में समान नहीं होता। मध्य भाग में वेग किनारे के भागों से अधिक होता है। मध्य भाग में वेग इनका ज़्यादा होता है, किनारों से पहले ही बात की। इनके मध्य भाग में वायु वेग शीत ऋतु में अधिक 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ग्रीष्म ऋतु में कम होता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। दूरी के समीप वायु वेग सबसे अधिक होता है, ध्रुव के समीप, ठीक है ना।
इनका सर्वाधिक वेग धरातल पर स्थित उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु भार क्षेत्रों के ऊपर होता है। जेट स्ट्रीम धारा के दोनों किनारों के तापमान में भिन्नता पाई जाती है। ध्रुवीय किनारों की वायु अधिक शीतल एवं भूमध्य के किनारों की वायु अधिक गर्म होती है। जेट स्ट्रीम में उत्पन्न छोटी से छोटी तरंग की लंबाई 6400 किलोमीटर, आयाम लगभग 880 किलोमीटर होता है। ये तरंगें इतनी दीर्घाकार होती हैं कि ग्लोब के चारों ओर मात्र 7 तरंगें ही हो सकती हैं, इतनी दीर्घाकार होती है। जेट स्ट्रीम का संचरण प्रवाह मार्ग लहरदार होता है विसर्प के आकार का। अब जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव है मौसम पर किस तरीके से रहता है इसकी बात करें। ये धरातलीय हवाओं पर दबाव बढ़ाकर उनको आगे की ओर बढ़ाती है और ग्रीष्म काल में मानसून हवाओं को आगे बढ़ाने, उनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा घटाने, बढ़ाने, वर्षा के वितरण में असमानता लाने और आदि में जेट स्ट्रीम का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। एम एन टी की बात करें, मानसून की उत्पत्ति में योगदान। बंगाल की खाड़ी के मानसून गर्त की ऊपरी हवाओं का पश्चिम की ओर चलना अर्थात 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर चलना। निम्न अक्षांश से पश्चिमी जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर चलना। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दबाव की स्थिति का प्रभाव। तिब्बत का पठार एक मौसम अवरुद्ध के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। पी कोटेश्वरम क्या कहते हैं इसके संदर्भ में। 1958 में इन्होंने बुक लिखी द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इन द ट्रॉपिक्स। बात करें समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत का पठार सूर्य की किरणों से तप्त होकर हीटर का काम करता है। इतना गर्म हो जाता है कि हीटर का काम करता है। इसके फलस्वरूप वायु का एक आवर्त स्थापित हो जाता है। इस आवर्त के कारण घड़ी की सुई के अनुरूप भारत के दक्षिण पठार के ऊपर 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक पूर्व से पश्चिम दिशा में तीव्र गति से हवाएं चलने लगती है, क्योंकि तप्त तिब्बत पठार के ऊपर से विस्थापित गर्म हवाएं दक्षिण की ओर आकर ठंडी होने से नीचे उतरती हैं और उत्तरी भारत की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। इन्हीं के प्रभाव से व्यापक वर्षा होती है। मानसून गर्त क्या है, मानसून गर्त भी देख लेते हैं। मानसून गर्त से तिब्बत पठार की ओर चढ़ते समय मानसून हवाएं गर्मी छोड़ती है तथा पठार गर्मी ताप बढ़ा देती है, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। और यहाँ तट पूर्वी जेट स्ट्रीम के पठार के चारों ओर प्रति चक्रवाती दशाएं स्थापित हो जाती हैं और यहाँ से जो है उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पठार के पश्चिम में तथा भूमध्य रेखा की ओर पूर्व में चलती है। मोनेक्स इसके संदर्भ में क्या कहता है। भारत और रूस का जब ये अध्ययन कर रहा था जलवायु का, इस अध्ययन का नाम दिया मोनेक्स। इस ऋतु में भारत में दक्षिण पश्चिमी वर्षा वाहिनी हवाओं के सक्रिय होने में तिब्बत के पठार की विशेष भूमिका होती है। जिस वर्ष उत्तरी पूर्वी हवा मंद होती है तभी दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी शक्तिहीन हो जाता है। देखिए, उत्तरी पूर्वी हवा जब मंद होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी क्या हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, यानी इफेक्ट कम हो जाता है इसका, ठीक है। अन्यथा नहीं, देखो जब हवाएं मंद होती है तब ये क्षीण होता है यानी कमज़ोर होता है, अन्यथा नहीं होता। ये तिब्बत का पठार जितना अधिक गर्म होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून उतना ही अधिक सक्रिय होता है। क्यों होता है, तिब्बत का पठार जैसे जैसे गर्म होगा, देखिएगा तिब्बत का पठार है, ये जितना गर्म होता है तो क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तापमान के व्युत्क्रमणपति होता है वायुदाब, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वायुदाब निम्न हो जाएगा और हवाएं जो है निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ठीक है। हिंद महासागर जब स्थल से सागर में यहाँ पर उच्च वायुदाब है यानी टेम्परेचर डाउन है, उच्च वायुदाब है, और तिब्बत के पठार में क्या है, निम्न वायुदाब है। तो यहाँ से आपके मानसून उड़ता है, आर्द्रता के साथ ये हवाएं चलती हैं और अपने साथ क्या लाती है, बारिश करती है, ये यहाँ जाती है, तो यहाँ ये मानसून आता है इस तरीके से, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून उतना ही अधिक सक्रिय रहता है। ये पठार एक स्विच की भांति कार्य करता है, एक स्विच की तरह। मानसून और इसका प्रभाव की बात करें तो पूर्वी प्रशांत महासागर के अत्यंत गर्म रहने के कारण भारत में सूखा पड़ जाता है। देखिएगा, अब पूर्वी प्रशांत महासागर ही अगर गर्म रह गया, ठीक है, अब पूर्वी प्रशांत महासागर अगर गर्म रह गया मतलब निम्न वायुदाब है। जब सागर ही निम्न वायुदाब में है, ठीक है, तो फिर ये तो हवाएं तो इस तरफ आएगी उल्टी,
जाएगी थोड़ी, क्योंकि निम्न वायुदाब है। इसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अधिक वायुदाब होगा। यहाँ जब निम्न वायुदाब होगा तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएगी, तब वर्षा होगी। देखो, पूर्वी प्रशांत महासागर के अत्यंत गर्म रहने के कारण भारत में सूखा पड़ जाता है। ऐसा 87 वर्ष में 7 बार हुआ है। गोवारीकर ये जो है विद्वान, इन्होंने कहा था। भारतीय मानसून तथ्य की कुछ तथ्य बात कर लें। हिमालय पर्वत पर बर्फ की अधिकता व मई तक वर्षा पड़ना कमजोर मानसून का संकेत देती है। हिमालय पर्वत पर बर्फ की अधिकता हो और मई तक वर्षा होना, ये कमजोर मानसून का संकेत है। तिब्बत पठार, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर है, अनेक वायुमंडलीय अनियमितता को प्रेरक है। जेट हवाओं के संचरण में मदद देता है। यहाँ से पूर्वी जेट स्ट्रीम दक्षिण प्रायद्वीपीय पराकार मानसून को भारत की ओर धकेल देता है। मानसून आने से पूर्व अरब सागर की सतह का तापमान जितना अधिक गिर जाता है, अरब सागर से जितना अधिक गिरेगा उतना फ़ायदा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो मानसून हवाएं इस तल की ओर चलेगी। मानसून हवाएं उतनी शक्तिशाली रहती हैं। इनका ठंडा होना पूर्वी अफ्रीका से आने वाली सोमाली धारा की क्षमता पर निर्भर करता है, और ये धारा अरब सागर में ठंडे पानी की मात्रा बढ़ाकर उसके तापमान को गिराने में मदद करती है। ठीक है। जिस वर्ष दक्षिणी प्रशांत महासागर गर्म रहता है, उस वर्ष पर मानसून के कमजोर रहने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। जब हवाएं दक्षिण प्रशांत महासागर पर विकसित उच्च दबाव के क्षेत्र निम्न दबाव के क्षेत्र इंडोनेशिया की ओर चलती है, ये स्थिति भारत में मानसून को शक्तिशाली बनाने में मदद देती है। इसकी विपरीत स्थिति देश में सूखे की स्थिति पैदा कर देती है। इसे एल नीनो कहा जाता है। याद रखना, एल नीनो जो है वो आपके भारतीय मानसून को कमज़ोर करता है, जबकि ला नीनो मजबूत करता है। याद रखिए, एल नीनो की बात करें, एक समुद्री जलधारा जो दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू देश के तट के सहारे क्रिसमस के समय प्रभावित होती है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है। इनको चाइल्ड क्राइस्ट या चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है इसको। दक्षिणी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ने से इस धारा का जन्म होता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर का जब तापमान बढ़ जाता है, निम्न वायुदाब पैदा हो जाता है। इसके प्रभाव से वहाँ मछलियाँ मर जाती हैं। प्रशांत महासागर की मरी हुई मछलियाँ जब क्रिसमस के आसपास पेरू पहुँचती है तो इन्हें चाइल्ड ऑफ आपके क्राइस्ट कहा जाता है। और मरी हुई मछलियों को मछुआरे क्रिसमस का उपहार मान लेते हैं, और इसका पता सर्वप्रथम लगाया आपके 1983 में लगाया गया था। ये धारा गर्म जल धारा है तथा इसका जल अधिक लवणता रखता है। ये क्रिसमस के समय प्रवाहित होती है, और ये जल धारा ठंडी पेरू जलधारा के पश्चिम प्रवाह के साथ चलती है तथा प्रशांत भूमध्य रेखीय विपरीत जलधारा को जन्म देती है। ये धारा या तो सागरी जीवों को मार देती है या उन्हें गहराई में ले जाती है। एल नीनो का आगमन दक्षिण अमेरिका के शुष्क तटीय भागों में घनघोर वर्षा में सहायक होता है। ये स्थिति भारत के लिए या भारत के दक्षिणी पश्चिम में जो मानसून होता है उसको कमज़ोर करता है। ये हिंद महासागर में के जल का तापमान बढ़ा देती है तथा उच्च दाब की स्थिति को कमज़ोर कर देती है। इससे भारत की ओर बढ़ने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं कमज़ोर पड़ सकती है तथा वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती हैं। गिलबर्ट वाकर इसके संदर्भ में क्या कहते हैं? 1924 में सबसे पहले एल नीनो धारा की उपस्थिति का परिचय दिया था गिलबर्ट वाकर ने 1924 में। ला नीनो है 2 शब्द में, इसी को भी देख लेते हैं। ला नीनो ये भी एल नीनो की भांति प्रशांत महासागर के तल से उठने वाली हवा पर आधारित प्रक्रिया है। ला नीनो समुद्र की सतह ठंडी होने पर सक्रिय होता है, जबकि एल नीनो सतह गर्म होने पर इसके प्रकोप से, देखो सतह ठंडी होने पर ला नीनो ठंडी हो जाएगी, जब सतह ठंडी हो गई तो ला नीनो, गर्म हो गई तो एल नीनो। जबकि एल नीनो सतह गर्म होने पर इसके प्रकोप से मानसून अधिक सक्रिय रहता है और फिर शीतकाल भी अधिक ठंडा रहता है। ला नीनो का असर दिसंबर माह से दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो ये बातें थी भारत के मानसून को लेकर। भारत के भूगोल के संदर्भ में और पढ़ेंगे आगे। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।